सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड 2.0 में। साथियों, यूपी बीएड के लिए एक ऐसा मॉडल पेपर यहां पर होने जा रहा है जिसमें आपको जीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे और उसके अलावा हिंदी और रीजनिंग के यहां पर महत्वपूर्ण 60 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि जिस प्रकार के साथियों प्रश्न यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से उन्हीं उन्हीं टॉपिक से साथियों यहाँ पर प्रश्न उठाए गए हैं। इसलिए मॉडल पेपर आप सभी की परीक्षा के लिए बहुत ही खास है। तो यहाँ पर देखिएगा और बताइएगा आपका कितना स्कोर रहा है साथियों 60 क्वेश्चंस में से। 60 क्वेश्चंस में से अगर मैं आपको टारगेट यहाँ पर दूं तो कम से कम 25 से 30 के आसपास यहाँ पर आपका स्कोर साथियों होना चाहिए। उसके अलावा देखिए तो पहले प्रश्न से हम लोग यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं कि हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कहां से साथियों प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए कि आर्य भारत में सबसे पहले कहां पर बसे। तो साथियों पूछा जा रहा है कि आर्य भारत में सबसे पहले कहां पर बसे, तो सप्त सैंधव प्रदेश में। तो उत्तर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए कि चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। देखिए अगर बात करें प्रथम बौद्ध संगीति की, तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो ये कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और तीसरे नंबर की बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी। और चौथे नंबर की बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? कनिष्क हो जाएगा। यानी कि जो चौथी बौद्ध संगीति थी ये आपका कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग क्या करेंगे भाई, इस क्लास को एक बार शेयर कर देंगे लाइक करके। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप सभी लोग इस क्लास को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे और इस प्रश्न का भी उत्तर जरूर बताएंगे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये बहुत साथियों प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इस बार भी साथियों चांस है इस प्रश्न के आने के। तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे, आपको ध्यान रखना है। यानी कि आपका आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि शाहनामा के रचनाकार आपसे यहां पर पूछे जा रहे हैं। तो बात करें अगर साथियों शाहनामा की, तो इसके रचनाकार कौन है, इसके लेखक कौन है? फिरदौसी इसके लेखक हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। उससे महत्वपूर्ण बात साथियों क्या क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी वो चीज हिंदुस्तानी शैली के हिस्से हैं। तो हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा कौन कौन सा है साथियों? ध्रुपद है, उसके अलावा तिल्लाना है, उसके अलावा धमार है। लेकिन तराना की बात करें तो तराना नहीं है, और नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है। अगले नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह आपसे पूछा जा रहा है। तो पृथ्वी की सबसे निकट ग्रह की अगर बात करें तो शुक्र जो है साथियों ये पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसी को सांझ का तारा और भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? इसी ग्रह को कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए कि खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है। तो बात करें साथियों खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है, तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, यह बात आपको ध्यान रखना है। आंसर जिनका भी जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न देखिए कि दिन और रात कहां बराबर होते हैं? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर या ध्रुवों पर। तो दिन और रात साथियों कहां पर बराबर रहते हैं? विषुवत रेखा पर बराबर रहते हैं। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो हीराकुंड अगर बांध की बात करें तो साथियों कौन सी नदी पर है? ये तो महानदी पर है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है ये प्रश्न भी। तो महानदी पर कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है, ये पूछा जा सकता है। या हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है? तो महानदी पर है, ये पूछा जा सकता है। तो दोनों ही बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए तो 24 जनवरी 1950 आपको बताना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगले नंबर का प्रश्न है कि यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना जरूरी है? 3 माह, 6 माह, 9 माह या 19 माह। तो कितने माह साथियों?
6 माह के बारे में आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई प्रधानमंत्री है या कोई अन्य मंत्री है, सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना होता है? 6 माह के अंदर बनना होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले नंबर का प्रश्न है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा के अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो अगर राज्य की बात करें तो राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख कौन होंगे साथियों? राज्यपाल ही होंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आंसर जिनका जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर बी के साथ बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगले नंबर का प्रश्न है कि सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? सरकारिया आयोग का संबंध किससे है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या होगा। तो केंद्र और राज्य के बीच अगर बात करें, केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध होते हैं इनको देखने के लिए साथियों सरकारिया आयोग जो है वो बनाया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है भाई। अगला प्रश्न देखिए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सबसे ज्यादा बल दिया गया? कृषि के विकास पर, परिवहन के विकास पर, उद्योग के विकास पर या गरीबी हटाओ के विकास पर? तो यहां पर बात करें साथियों दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात चल रही, देखिए पहली पंचवर्षीय योजना अगर बात चलती तो आपका उत्तर कृषि होता, कृषि पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया। लेकिन दूसरी पंचवर्षीय की योजना की यहां पर बात है तो वहां पर तो उद्योग पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया था। चलिए, तो राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए कि जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी की बात करें तो जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष पूछा जा रहा है। तो अगर किसी भी राज्य के वित्त मंत्री की बात करें तो किसी भी राज्य का वित्त मंत्री जो होगा वही आपका जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष होगा, ये आपको ध्यान रखना है, आपसे परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए कि नरसिंहम समिति जो है आपने जरूर सुना होगा, इसका संबंध किससे है? और ये प्रश्न भी कई बार साथियों कई सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो अगर बात करें नरसिंहम समिति की बात करें तो ये तो बैंकिंग सुधारों से संबंधित है, यानी कि जो भी बैंकिंग के क्षेत्र में साथियों सुधार करना होते हैं वो नरसिंहम समिति के द्वारा ही किए जाते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब अगले नंबर का प्रश्न है कि केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी है, बताइए। तो व्यय की सबसे बड़ी अगर मद की बात करें तो ब्याज भुगतान इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब अगले नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में किस वर्ष राजस्व परिषद की स्थापना की गई, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए भाई। चलिए, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें कब की गई, उत्तर प्रदेश में कौन से वर्ष में राजस्व परिषद की स्थापना की गई, तो 1831 में की गई, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों कि अनुप्रस्थ तरंगें किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगों की अगर बात करें तो ये किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? सिर्फ द्रवों में साथियों ये उत्पन्न की जा सकती हैं। राइट आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? चालन विधि के द्वारा, संवहन विधि के द्वारा, विकिरण विधि के द्वारा या इन तीनों विधियों के द्वारा? तो बात करें यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो विकिरण विधि के द्वारा हो जाता है, यानी कि फिर से मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर लिखा हुआ कि सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है, तो विकिरण विधि से होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए बात करें अगर विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है तो रेटिनॉल है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल है और विटामिन बी का थायमीन है। लेकिन बात करें साथियों विटामिन के का रासायनिक नाम टोकोफेरोल नहीं है। टोकोफेरोल की अगर बात करें साथियों तो ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन जो है या विटामिन के का रासायनिक नाम है। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला सुमेलित नहीं होगा और यही आपका सही उत्तर भी है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किसकी कृति है। तो साथियों ये किसकी कृति है ये आप लोग ध्यान रखेंगे, नेल्सन मंडेला की, रूसो की, एडम स्मिथ की या खुशवंत सिंह की। तो ये किसकी करती है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो नेल्सन मंडेला का नाम आपको ध्यान रखना है, ये नेल्सन मंडेला की ही करती है। अगले नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश शैक्षिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो कब की गई? 1981 में की गई, यह बात आपको ध्यान रखना है और प्रश्न का उत्तर आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो साथियों कहां पर स्थित है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो लखनऊ में स्थित है, यानी कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र जो है वो लखनऊ में ही स्थित है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अब आपके सामने यहाँ पर हिंदी के प्रश्न शुरू हो चुके हैं कि सृष्टि का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। तो सृष्टि का विलोम यहाँ पर आपसे क्या हो जाएगा? सृष्टि का विलोम आपको ध्यान रखना है प्रलय हो जाएगा।
सृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो रागिनी अपने आप चली गई, रागिनी खुद से चली गई, रागिनी अपने से ही चली गई। देखिए ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है। रागिनी आपके आप चली, ये भी गलत लग रहा है। तो यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य होगा, रागिनी अपने आप चली गई, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य छाटी, इसमें अब आपको अशुद्ध वाक्य छाटना है। इसके बाद क्या हुआ, सही लग रहा है। मेरे पास केवल एक घड़ी है, सही लग रहा है। मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, तुम सबसे सुंदर हो, तो ये भी सही है। ये वाले सही है। मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है, ये होना चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये अशुद्ध हो जाएगा और यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। उसके बाद देखिए कि मैंने यह कुर्सी 100 रुपए की खरीदी। इस वाक्य में दोष आपको बताना है, यानी कि इसमें जो अशुद्धि है, यह उसमें वो विशेषण में अशुद्धि है या क्रिया में है या प्रसर्ग में है या क्रिया विशेषण में है। तो कुल मिला के साथियों आपको ये बताना है। बताइए भाई। देखिए भाई साथियों, यहाँ पर आप सभी लोग एक काम करेंगे, इस वीडियो को आप सभी लोग क्या करेंगे, एक बार शेयर जरूर कर देंगे। एक बार इस क्लास को आप लोग शेयर कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपने शेयर कर दी होगी। यहां पर देखिए, मैंने यह कुर्सी 100 रुपए की खरीदी। यहां पर इसकी जगह पर अगर यहां पर साथियों में आ जाता तो आपका वाक्य बिल्कुल सही हो जाता। तो यहां पर किससे संबंधित अशुद्धि है, परसर्ग से संबंधित ही, तो परसर्ग की ही तो अशुद्धि है। इसलिए आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए कि व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो, उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, उसको क्या कह सकते हैं। तो उसको वैज्ञानिक कहेंगे भाई, बिल्कुल नहीं। उसको ज्योतिषी भी नहीं कहेंगे, अनुसंधान भी नहीं, उसको भूगर्भ वेत्ता कहेंगे। तो राइट आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए कि जिसकी पहले आशा नहीं की गई हो, उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो जिसकी पहले आशा नहीं की गई हो, उसके लिए साथियों क्या हो जाएगा, अप्रत्याशित हो जाता है। यानी कि आंसर आपका चला जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब उसके बाद देखिए कि रसोई शब्द का तत्सम शब्द आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो रसोई की अगर तत्सम शब्द की साथियों बात करें तो रसवती आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। तो अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न है कि अस्थि का तद्भव शब्द आपसे पूछा जा रहा है। अस्थि को हम लोग हड्डी कहेंगे, असी कहेंगे, अत कहेंगे, अस्थि कहेंगे। इसकी अगर बात करें, अस्थि, अस्थि का मतलब ही हड्डी होता है। देखिए जिन शब्दों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी रोजमर्रा के जीवन में, तो उनको ही नॉर्मली तरीके से वो तद्भव सारे शब्द होते हैं लगभग लगभग। तो हड्डी का इस्तेमाल करते हैं, अस्थि का थोड़ी ना करते। अस्थि आपका तत्सम शब्द हो जाएगा और उसका हड्डी क्या होगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, यानी कि कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से छांटना साथियों बहुत आसान है। मैंने आपको बताया कि तद्भव शब्द लगभग लगभग वो होते हैं जिनका हम लोग अपनी जिंदगी में रोजमर्रा जीवन में इस्तेमाल करते हैं। तो ऊंट भी हम लोग अक्सर बोलते हैं, चोच भी बोलते हैं, घोड़ा भी बोलते हैं। क्या गौ में बोलते हैं? गौ में नहीं बोलते हम लोग अक्सर। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग तत्सम और तद्भव में अंतर कर सकते हो। उसके बाद देखिए कि अर्थ की दृष्टि से इनमें से कौन क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। तो इनमें से पूछा जा रहा है साथियों, कौन क्रिया विशेषण का रूप नहीं है। तो बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या होगा। चलिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो यहां पर आपका राइट आंसर साथियों जो होगा वो क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी होगा। ये बिल्कुल अलग है। इनमें से कौन सा तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वह जाता है, वह जा चुका है, वह जा रहा है या वह जाता है। देखिए तात्कालिक वर्तमान काल यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। तो वह जाता होगा तो बिल्कुल नहीं होगा, वह जा चुका ये भी नहीं होगा, वह जा रहा है या वह जाता है। तो क्या इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, वह जा रहा है। यानी कि क्या हो जाएगा, वह जा रहा है साथियों तात्कालिक वर्तमान काल का एक उदाहरण है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ क्रिया किस प्रकार की है। तो वाक्य में उड़ रही क्रिया साथियों किस प्रकार की है, तो आकर्मक क्रिया है। यह प्रश्न काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए, शांति शब्द का समानार्थी नहीं है। तो शांति का मतलब होता है चुप्पी, शांति का मतलब होता है मौन, शांति का मतलब होता है नीरवता। ये आकाश कहां से आ गया। तो ये साथियों शांति शब्द का समानार्थी नहीं है और नहीं है। तो यही आपका सही उत्तर है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो किसमें साथियों बताना है, अच्छा क्वेश्चन है, बताने की कोशिश कीजिए। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, बताइए। चलिए,
तो बात करें साथियों के पर्यायवाची नहीं है तो अचल, नग, गिरि, भूधर ये सारे के सारे पर्यायवाची हैं। अभर, सुर, कैवल, देव ये अलग-अलग साथियों शब्द है। उसके अलावा जो यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज है कि सरिता का पर्यायवाची तटनी हो जाएगा, तरंगिणी हो जाएगा, सलीला हो जाएगा। ये भी साथियों आपस में पर्यायवाची हैं। ये आपके अपर्यायवाची हैं। तो राइट आंसर आपका किसके साथ चला जाता है? ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। नौकर का पर्यायवाची इसमें से पूछा जा रहा है, क्या हो सकता है? तो नौकर के अगर पर्यायवाची की बात करें, नौकर को हम लोग भृत्य भी कह सकते हैं। तो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसमें से साथियों चा वर्ग का उच्चारण स्थान किसमें हो जाएगा? तालु में होता है। यह बात आपको ध्यान होना चाहिए। अगले नंबर का प्रश्न है कि ऊर्ध्वगामी शब्द का मतलब क्या होता है? ऊर्ध्वगामी शब्द का मतलब आपसे साथियों पूछा जा रहा है, उत्तर की ओर जाने वाला नहीं, पूर्व की ओर जाने वाला नहीं, ऊपर की ओर जाने वाला या नीचे की ओर जाने वाला। तो ऊपर की ओर जाने वाले को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वगामी कहा जाता है। ये आपको लोग बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए। अवगत शब्द में उपसर्ग आपसे पूछा जा रहा है, अवगत शब्द में क्या हो जाएगा? तो अवगत शब्द की जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? अव बनेगा, धन गत बन जाएगा। तो अव साथियों क्या हो जाएगा? अव इसका उपसर्ग हो जाएगा और गत इसको हम लोग प्रत्यय कह सकते हैं। तो इस तरह के शब्दों में उपसर्ग पूछा जाता है। अवगत में क्या उपसर्ग हो जाएगा? प्रत्यय उपसर्ग क्या हो जाएगा? अव हो जाएगा। यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है? ये आपको बताना है। बताइए भाई। चलिए, तो यहां पर राइट आंसर की बात करें, इस प्रश्न का साथियों आंसर आपको किस में देना है? कमेंट सेक्शन में आप लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। पढ़ना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए बात करें इसके दो टुकड़े जब हम लोग करेंगे तो पढ़ हो जाएगा, अलग हो जाएगा पढ़, और ना आपका क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो इसमें प्रत्यय पूछा जा रहा है, ना आपका क्या हो जाएगा? ये आपका प्रत्यय हो जाएगा। यानी कि आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अंत्योदय शब्द का संधि विच्छेद सही है? तो देखिए अंत्योदय शब्द की अगर बात करें, ये क्या सही लग रहा है? ये नहीं सही लग रहा है। ये भी नहीं सही लग रहा है साथियों। ये उदय हो जाएगा, उदय गलत हो जाएगा। आपका अंत धन उदय हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी कि आंसर आपका होगा अंत्योदय शब्द का संधि विच्छेद जो होगा वो अंत धन उदय हो जाएगा। तो दानवीर शब्द में कौन सा समास है? ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि दानवीर का मतलब साथियों क्या हो जाएगा? ये बात आपको मालूम होना चाहिए। दान में वीर, दान में वीर तो साथियों में यहां पर आ रहा है। यानी कि अधिकरण तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अधिकरण तत्पुरुष तो नहीं है लेकिन तत्पुरुष है, तो तत्पुरुष ही सिर्फ हम लोग टिक कर देंगे। उसके बाद देखिए कि नाविक का संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर अगर संधि पूछे तो अयादि संधि यहां पर है नाविक शब्द में। लेकिन अगर इसकी संधि विच्छेद पूछे तो नौ धन इक हो जाएगा। और नौ धन इक कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो राइट आंसर आपका साथियों यहां पर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। 50वें नंबर का प्रश्न है कि अग्नि परीक्षा देने का अर्थ क्या होगा? तो ये भी साथियों बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसका भी उत्तर आप लोग दे सकते हैं। चलिए, तो कमेंट सेक्शन में ये मैंने दो प्रश्न आज आपसे पूछे हैं। इन दोनों प्रश्नों के कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देने हैं साथियों। अब उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि रीजनिंग के साथियों क्वेश्चन जो है वह यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। तो 257 है, 257 के बाद 226 है, 226 के बाद 197 है। तो उसके बाद यहाँ पर साथियों क्या आ जाएगा? कौन से नंबर आ जाएंगे? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पर साथियों देखिए बहुत गैप बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं है। अगर गैप बहुत ज्यादा होता तो यहाँ पर हम गुणा कराते, लेकिन गैप बहुत ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? डिफरेंस देखेंगे। तो 257 में साथियों कितना ऐड कर दे, कितना घटा दे कि 226 हो जाए? तो जब इसमें से साथियों लगभग लगभग हाँ 31 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 226 आ जाएगा। इसमें से 226 में से कितना घटाएंगे कि 197 आ जाए? तो यहाँ पर अगर -29 कर दिया तो क्या आ जाएगा? 197 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर साथियों क्या घटाएं कि हमें ऑप्शन मिल जाए, कि आंसर मिल जाए? तो देखिए 31 घटाया पहले, उसके बाद 29 घटाया। तो जब यहाँ पर 2 कम किया तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर भी 2 कम करेंगे और यहाँ पर से घटा देंगे 27। तो जब इसमें से साथियों 27 घटेगा यानी कि 0 आ जाएगा, 19 में से 2 घटेगा 170 आ जाएगा। तो 170 कौन से ऑप्शन में होगा? ऑप्शन नंबर बी वाले में होगा और यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद देखिए कि 144 है, 121 है, 100 है, उसके बाद यहाँ पर कौन-सा नंबर आएगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। आप सभी को पता है कि 144 जो होता है 12 का स्क्वायर होता है, 121 जो होता है ये 11 का स्क्वायर होता है और 100 जो होता है ये 10 का स्क्वायर होता है। तो 12 आया, उसके बाद 11 आया, उसके बाद 10 आया और तो उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है 9 आएगा। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है। तो 81 ऑप्शन में है तो बिल्कुल भाई है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है। अब अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? बताइए। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि घर का संबंध कमरे से है, विश्व का संबंध किससे होगा? ज़मीन से, सूर्य से, हवा से या राष्ट्र से? बताइए।
देखिए बात करें अगर कई सारे कमरों को हम जोड़ देते हैं तो कई सारे कमरों को मिलाकर यानी कि कमरे होंगे तो उसमें परिवार भी होगा, उसमें लोग भी होंगे, तो कई सारे कमरों से क्या बनता है, घर बनता है, हम लोग कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार बात करें साथियों, अगर कई राष्ट्रों को हम मिला दें तो कई राष्ट्रों से क्या बन जाएगा, विश्व बन जाएगा। यानी कि कई देशों से क्या बन जाएगा, विश्व बन जाएगा। तो यहाँ पर उपयुक्त उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों यहाँ पर आपके स्क्रीन के ऊपर प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे। बताइए। सबसे पहले लेटर पोजीशन की बात करें तो ए पहले नंबर पर, डी 4 नंबर पर, एच 8 नंबर पर, एम 13 नंबर पर। उसके बाद बात करें जेड आपका 26 पर, डब्ल्यू आपका 23 पर, एस आपका 19 पर और एन आपका 14 पर। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कौन सा आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें, एक का 26 हो गया है, 4 का 23 हो गया है, 8 का तो भाई कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज देखकर समझ में आ गई कि यहाँ पर ए से साथियों जेड हुआ है तो कहीं विपरीत ना तो नहीं पूछा जा रहा है। तो एम का विपरीत क्या होता है, एन होता है। डी का विपरीत क्या होता है, डब्ल्यू होता है। और एच का विपरीत क्या होता है, एस होता है। तो कुछ नहीं करना है, बस साथियों विपरीत होता है। जैसे कि बात करें आपको मालूम होना चाहिए, ए का विपरीत जेड होता है, बी का विपरीत क्या होता है, वाई होता है। इसी प्रकार से साथियों जो है वो चलते जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ और ही लगा है कि विपरीत वाला यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो बात करें साथियों इसमें आपका आंसर जो है वो क्या हो सकता है। आप सभी को पता है सी का विपरीत क्या होता है, एक्स होता है। एफ की अगर बात करें, एफ का विपरीत क्या होता है, यू होता है। जे का विपरीत क्या होता है, क्यू होता है। और ओ का विपरीत क्या होता है, एल होता है। तो क्या ऐसा ऑप्शन में कहीं पर है, तो बिल्कुल है भाई। कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो चलिए, तो अगला प्रश्न देखिए कि यहाँ पर पूछा जा रहा, कहा जा रहा है कि सभी दार्शनिक पुरुष हैं। सभी दार्शनिक क्या कहा जा रहा है भाई, सभी दार्शनिक क्या है, सभी दार्शनिक पुरुष हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ बना लूंगा भाई। देखिए भाई, यहाँ पर मैंने क्या बना लिया, ये आपके क्या हो गए, ये आपके दार्शनिक हो गए। तो दार्शनिक को हम लोग डी से डिनोट कर देते हैं। तो सभी दार्शनिक आपके क्या है, पुरुष हैं। तो सभी दार्शनिक जो हैं ये आपके क्या हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे। ये पुरुष को हम पी से डिनोट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि सुकरात दार्शनिक है। यानी कि सुकरात साथियों कहाँ पर आ जाएगा, जाहिर सी बात है सुकरात इसके अंदर आ जाएगा। इसको हम किससे डिनोट कर देते हैं, एस से डिनोट कर देते हैं। ये आपका पूरा डायग्राम बन जाता है। तो पूछा जा रहा है कि यहाँ पर निष्कर्ष निकाला जा रहा है सुकरात पुरुष है। तो सुकरात देखिए इतना है और पुरुष इतना है, तो जाहिर सी बात है सुकरात जो है वो पुरुष के अंदर ही आएगा, यानी कि सुकरात पुरुष ही होगा। तो पहला वाला तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। महिलाएं दार्शनिक नहीं बन सकती, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर साथियों महिलाओं का कहीं पर जिक्र किया गया, मुझे तो नहीं लग रहा भाई कहीं पर किया गया है। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, केवल पहला सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों यहाँ पर प्रश्न है कि एक आदमी अपनी कार से 50 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। तो साथियों यहाँ पर ये आपका पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। पूरब की ओर जाता है तो यहाँ पर हम लोग डायग्राम में साथियों देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये आपका क्या हो जाएगा, पूरब में जाता है, कितना जाता है, 50 किलोमीटर जाता है। चलिए दोबारा से मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि 50 किलोमीटर जाता है, ठीक है। यहाँ से साथियों चलता है और कहाँ तक जाता है, मान लीजिए यहाँ तक जाता है। ये आपका कितना हो जाता है, 50 किलोमीटर जाता है, ठीक है। वह दाएं मुड़ता है, दाएं आपका इधर हो जाएगा। तो वो जब दाएं मुड़ेगा और 30 किलोमीटर चलेगा तो ये आपका क्या चल गया, 30 किलोमीटर चल गया। फिर पश्चिम आपका मुड़ता है, पश्चिम आपका इधर हो जाएगा, पश्चिम मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो 10 हमने इसको यहाँ पर चला दिया। वह आरंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो अच्छा प्रश्न है, यानी कि दूरी आपसे पूछी जा रही है, ये आपसे दूरी पूछी जा रही है कि ये दूरी कितनी है। तो यहाँ पर साथियों ट्रायंगल बन रहा है कि हम यहाँ से साथियों इसको कर लेंगे और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। ये आपका 10 हो जाएगा और ये आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की 40 हो जाएगी, ये आपकी 30 हो जाएगी। ये आपको ज्ञात करना है। तो इसमें साथियों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ नहीं करना है। बस क्या करना है, 40 का स्क्वायर कराना है इस वाले नंबर का, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर कराना है, जोड़ देना है। जो आपका आंसर आ जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो 40 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौक 16, यानी कि 1600 हो जाएगा। 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900 होता है। तो 1600 और 900 की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा साथियों, 2500 हो जाएगा। 2500 के बराबर क्या, ये स्क्वायर आपका होगा, कर्ण निकाला जा रहा है। तो जब यहाँ पर आपका अंडर रूट चढ़ेगा तो बाहर आपका साथियों क्या निकलेगा, बाहर आपका, इसको हम लोग कह सकते हैं, देखिए भाई 25 को हमने इस प्रकार से तोड़ लिया, ठीक है। और उसको हमने इस प्रकार से तोड़ लिया। तो एक 5 बाहर आ जाएगा और एक 10 बाहर आ जाएगा,
तो क्या बाहर आ जाएगा, जो बाहर निकलेगा वो 50 किलोमीटर बाहर निकलेगा और यही आपका आंसर हो जाता है। यानी कि जो इसकी लंबाई निकलती है वो कितनी निकलेगी, 50 निकलेगी। तो 50 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद देखिए कि यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे सही आंसर तक आप लोग पहुंच जाएंगे। यदि सुनीता अनीता से लंबी है, तो सुनीता जो है वो अनीता से लंबी, यहाँ पर हम लोग डायग्राम की मदद से देखेंगे। देखिए भाई, सुनीता यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया, सुनीता मैंने लिख दिया। सुनीता की अगर बात करें तो ये किससे लंबी है, ये अनीता से लंबी है। ठीक है, ये अनीता से लंबी हो गई। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि रीना चित्रा से लंबी है, तो रीना की अगर बात करें तो ये चित्रा से लंबी कहा जा रहा है। रीना की बात करें तो चित्रा से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रीना। रीना की बात करें तो ये साथियों चित्रा से लंबी हो गई। राइटिंग पर मत जाएगा, राइटिंग थोड़ी सी साफ नहीं आ रही। तो रीना रीना जो है चित्रा से लंबी है लेकिन बानू से छोटी है। यहाँ पर रीना की बात चली, रीना चित्रा से तो लंबी है लेकिन बानू से छोटी है, तो जाहिर सी बात है बानू आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका पूरा बन जाएगा। तो उसके बाद चित्रा सुनीता से लंबी कहा जा रहा है, चित्रा ये हो गई, चित्रा जो है सुनीता से लंबी, सुनीता ये हो गई, तो यहाँ पर भी हमें मिल गया, ये हो जाएगा। तो सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी आपकी कौन सी हो जाएगी, अनीता हो जाएगी। यानी कि आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। अब अगले नंबर का प्रश्न है और अंतिम इस क्लास का प्रश्न है कि यह मानते हुए कि प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं, मानते हुए कि प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं, सही है, निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है। तो पुस्तकें केवल पुस्तकालय में होती हैं, ऐसा होता है क्या भाई, ऐसा हम लोग कह नहीं सकते। ठीक है, कोई पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता है, ये आपका थोड़ा सही लग रहा है। कहा जा रहा है कि हर एक पुस्तकालय में पुस्तकें होती है, यानी कि कोई भी पुस्तकालय ऐसा नहीं हो सकता जिसमें पुस्तकें ना हो। ठीक, इसके अकॉर्डिंग ये सही हो रहा है। कुछ पुस्तकालयों में पाठक नहीं है, इसका तो जिक्र नहीं किया गया है। तो आपका आंसर जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। तो आंसर आपका किसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। कोई पुस्तकालय पुस्तकों के बिना नहीं होता है। तो ये थे साथियों यूपी बीएड के लिए 60 ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हिंदी है, सामान्य ज्ञान है, रीजनिंग, यानी कि कंप्लीट मॉडल पेपर के तौर पर। तो अब आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहे। तो साथियों डेली क्लास होती है यूपी बीएड के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और वीडियोस को भी जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।